हाय बिचवारी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर सुपर एजुकेटर शिप्रा मिश्रा और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्विकली बताने वाली हूँ कुछ ऐसे ट्रिक्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस या रीडिंग सेक्शन सॉल्व करते हुए। तो सबसे पहले तो आपको ये बता देती हूँ कि आपके एग्जाम के अंदर रीडिंग सेक्शन 20 नंबर का आता है, जिसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तरीके का क्वेश्चन होता है डिस्क्रिप्टिव, लिटरेरी या फिर नैरेटिव, और दूसरे तरीके का क्वेश्चन होता है जिसके अंदर फैक्चुअल और केस बेस्ड पैसेजेस पूछे जाते हैं। अब इसके साथ में पहली जो टिप मेरी यहाँ पर ये होगी वो ये है कि अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो अपने टाइम को जरूर नोट कीजिए जब आप अपने पेपर को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से शुरू करते हैं। कोशिश कीजिए कि पहले ये देख लीजिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के दोनों पैसेजेस सॉल्व करने में आपको कितना समय लगता है। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के दोनों पैसेजेस सॉल्व करने में आपको 45 मिनट के लगभग लगते हैं और मान लेते हैं कि 15 मिनट आपने रीडिंग टाइम भी यहाँ पर डाल दिया, तो लगभग अगर आपको 1 घंटा यहाँ पर लग रहा है तब आप बिल्कुल सही टाइम कंज्यूम कर रहे हैं और आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपको इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो सबसे पहले तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है ताकि आप अपने टाइम को मिनिमाइज कर सकें और पेपर को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से बिल्कुल शुरू मत कीजिएगा, क्योंकि अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कुछ भी क्वेश्चन टफ आ गए तो चांसेस है कि आप पूरे के पूरे पेपर को खराब करके आओगे। ऑलराइट, इसके बाद में टिप नंबर 2 जो यहाँ पर होगी वो ये है कि आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 चाहे क्वेश्चन नंबर 2, पहले थोड़ा समय निकाल कर उसे स्किम कर लीजिए, चेक कर लीजिए कितने पैराग्राफ का क्वेश्चन है, लगभग कितने वर्ड्स हैं, किस तरीके का क्वेश्चन है, नैरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, आपका इधर फैक्चुअल केस बेस्ड किस तरीके का क्वेश्चन है, तो वो एक बार जरूर चेक कर लीजिए। इसके बाद में जैसे ही आपको पता चल जाता है कि किस तरीके का क्वेश्चन है तो रिस्पेक्टिव ट्रिक्स जो है वो उस पर अप्लाई कीजिए। टिप नंबर 3 होगा, अगर आपका पैसेज डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव या फिर लिटरेरी स्टाइल का है तो आप फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए, वहां से आपको थीम और एक्चुअल आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ऐसे पैराग्राफ्स के अंदर ही आपको जो ऑथर है वो बताते एक फाउंडेशन रखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए टाइटल या थीम आपको मिलने वाला है और लास्ट में जो कंक्लूजन होता है वहां पर आपको पूरे पैसेज का सम अप मिलने वाला है। चांसेस आर कि आपके सारे के सारे टाइटल और थीम बेस्ड क्वेश्चंस इन्हीं दो के बेसिस पे हो जाएंगे और बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो कॉन्टेक्चुअल होंगे, जिनके लिए कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आप वहां पर काफी समय बिता सकते हैं। नेक्स्ट टिप होगी, अगर आपका जो पैसेज है वो फैक्चुअल या केस बेस्ड पैसेज है तो ऐसे के अंदर आपको ध्यान रखना चाहिए दो चीजें। सबसे पहला तो ये हो सकता है कि आप सीधा क्वेश्चन पे जा सकते हो, क्योंकि आपको एनीवे जो है वो बार बार पैसेज में आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्चुअल और केस बेस्ड पैसेज है तो बहुत सारे फैक्ट्स जो आपसे पूछे जाएंगे, बहुत सारे कोनों से पूछे जाएंगे, तो आपको बार बार वहां पर आना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि यार यहाँ से पूछा हुआ है क्या, यहाँ से पूछा हुआ है, एंड देन उसके बाद में एनालाइज करके और आपको अपना आंसर निकालना पड़ेगा। तो या तो आप सीधा क्वेश्चन में जा सकते हो एंड देन उसके बाद में एज पर द रिक्वायरमेंट बार बार पैसेज के अंदर आ सकते हो एंड देन फाइंड आउट कर सकते हो कि आंसर क्या है, या फिर आप उल्टा कर सकते हो। सबसे पहले बहुत बार ऐसे होता है बच्चे की उनको दिमाग में ऐसा लग रहा होता है कि यार ये जो क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे हैं इन क्वेश्चंस को मैं ढूंढ तो रही हूँ पर ऐसा लग रहा है जैसे बस एमलेसली कुछ भी ढूंढे जा रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पैसेज एक्चुअली है किस बारे में। अगर आप उन बच्चों में से हो जिनको क्वेश्चन पढ़ के सीधा आंसर ढूंढने में तकलीफ हो जा रही है तो आपको सबसे पहले पैसेज पढ़ना चाहिए, क्योंकि फैक्चुअल और केस बेस्ड पैसेज के अंदर भी एक केस होता है और उसको आप जैसे समझ लेते हो, थीम को जैसे आप समझ लेते हो, आपके लिए फैक्ट ढूंढना और ज्यादा आसान हो जाता है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना चाहिए कि नेक्स्ट टिप जो मेरी होगी वो ये है कि ये एमसीक्यू पेपर है तो आपकी अप्रोच हर एक क्वेश्चन के लिए एलिमिनेशन अप्रोच होनी चाहिए। दैट मीन्स हर एक क्वेश्चन में आप बस यही ट्राई करोगे कि आप रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलो ताकि राइट ऑप्शन अपने आप आ जाए। दैट मीन्स आपको करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचने के लिए आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि ए इसका आंसर क्यों नहीं हो सकता, आपको वो अपने आप से पूछना चाहिए, उसे एलिमिनेट करके आप करेक्ट आंसर तक पहुंचोगे तो आप भी सेटिस्फाइड रहोगे और आपके पास एक रीजन भी होगा ये बिलीव करने के लिए कि यही मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट टिप मेरी ये होगी कि वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन खास करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सेंटेंस बेस्ड होते हैं। दैट मीन्स या तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही सेंटेंस दे दिया जाता है, नहीं तो आपको ऑप्शंस के अंदर सेंटेंस दिया जाता है और इनकी रेफरेंस भी हमेशा आपको पैराग्राफ में मिलती है। अब हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता होगा, बट आपके लेवल तक के क्वेश्चंस जो हैं सीबीएसई पूछ सकता है। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, जो सेंटेंस है उस सेंटेंस से वर्ड का मीनिंग निकालना चाहिए। आप जैसे ही सेंटेंस को रीड करें उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। आप उसे जैसे ट्रांसलेट करते हैं आपको वर्ड का इंपॉर्टेंस पता चलेगा और वहीं से आपको लगभग उसका मीनिंग पता चल जाएगा। अब जैसे आपको थोड़ा बहुत मीनिंग भी पता है, क्योंकि प्रॉपर डिक्शनरी मीनिंग नहीं पता चलता है, अगर आपको लगभग थोड़ा मीनिंग भी पता चल गया है तो आप या तो मीनिंग पूछा है तो मीनिंग,
सिनोनिम पूछा तो सिनोनिम, और एंटोनिम पूछा तो एंटोनिम पे टिक कर सकते हैं। देयर आर चांसेस कि आपको ऑप्शंस के अंदर भी मीनिंग जो है वो देखने को, सेंटेंसेस जो है वो देखने को मिलेंगे, तो वहां पर भी आप इसी तरीके से यही ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसके प्रेजेंटेशन को लेकर है वो ये है कि यहाँ पर मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। कभी आपको एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं, कभी आपको वन वर्ड्स वन मार्कर्स पूछ लिए जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि एक एक लाइन छोड़कर आप इनके आंसर्स करें। आप ऐसा मत कीजिए कि ठीक है 10 क्वेश्चन है तो एक पेज पे बस सेम लाइन के अंदर सारे आंसर्स कर लेने हैं। ये भी कोशिश कीजिए कि अगर आपका आंसर ए है, बी है, सी है, डी है, तो उसका जो भी आंसर है सिर्फ ए बी लिखने की बजाय उसके साथ में उसका आंसर भी लिखें। नेक्स्ट टिप होगी कि अगर आपका वन वर्ड या फिर आपके वन मार्क का क्वेश्चंस हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से सॉल्व करने की जरूरत है। उनमें एमसीक्यू से भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करके ये पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के क्या मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं या फिर इसका स्टैटिक आंसर होगा। इसका पता आपको तब चलता है जब आप इसके डिटर्मिनर पे फोकस करते हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और आपको एक फ्रेज के साथ में जो कि पैसेज में दिया हुआ है उसी के साथ में रिप्लेस करने के लिए बोला जाए और द लगा हुआ हो, तो आप समझ जाइएगा कि एक ही फ्रेज है जो कि पैसेज के अंदर है जो इसे रिप्लेस कर सकता है। हाउएवर अगर आपको वन टू एंड ऐसे वर्ड्स देखने को मिलते हैं तो आप समझ जाइएगा कि इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं और आंसर की में वेरियस आंसर्स लिखे हुए होंगे। तो आप यहाँ पर मल्टीपल आंसर्स ढूंढकर आपका बेस्ट आंसर जो होगा वो लिखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट टिप होगी कि जब मैंने कहा मल्टीपल आंसर तो आपके दिमाग ने सोचा कि अरे वाह, फिर तो मैं बहुत सारे आंसर्स लिख दूंगा, अब उसमें से जो भी सही होगा वो सही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपके जब भी कोई भी क्वेश्चन में एक वर्ड में आपको आंसर करने के लिए बोला है तो जो आपका पहला वर्ड होगा वही चेक होगा, चाहे वो गलत हो या फिर सही। अगर पहला वर्ड गलत है और उसके बाद में स्लैश करके आपने दूसरा वर्ड लिखा हुआ है तो वो चेक नहीं होगा। इसके बाद में नेक्स्ट टिप मेरी ये होगी कि जब आपको एक लाइन के अंदर पूरा का पूरा आंसर लिखना है तो कोशिश करें कि वहां पर 20 वर्ड्स के बियॉन्ड ना जाए। ये भी कोशिश करें कि आप सब कुछ पैसेज से चिपका कर यहाँ पर ना लिख दें। यहाँ पर आपको जो भी लिखना है वो आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, सिर्फ पैसेज का रेफरेंस देना है। इसके साथ में लास्ट टिप मेरी होगी ऐसे क्वेश्चंस के लिए जहां पर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस को लेकर क्वेश्चन आता है। यहाँ पर आपकी प्रेजेंटेशन के लिए, आपके आंसर के लिए क्योंकि बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस या फिर रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो पूरे सेंटेंस को लिखकर एंड आपके आंसर को अंडरलाइन कीजिए क्योंकि इसी से पता चलेगा आपको भी कि वो ग्रामेटिकली और एक्चुअली वहां फिट हो रहा है क्या, एंड ऑफ कोर्स आपका आंसर भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये थी कुछ ऐसी टिप्स जो कि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत अच्छा बना देगी। आप प्रैक्टिस में इन्हें यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आपके एग्जाम में तो आपको इन्हें यूज करना ही है। तो इन सबका आपको ख्याल रखना है एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगर ये वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि से ये और लोगों तक भी पहुंचे और आपको भी ऐसे वीडियोस मिले। शेयर भी कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी इससे बेनिफिट कर सके एंड ऑफ कोर्स कमेंट डाउन अगर आपका कोई भी फीडबैक हो। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू ऑल। So I'll see you in the next one. Till then, bye bye. Take care. I love you guys.